Hi everyone, this is Kamil Khan, Director of Big Boss Institute and I'm Mr. India 2017। आज मैं आया हूँ अपने फार्म पे, खेत में अपनी लाइफ की जर्नी बताने कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया और इंग्लिश को क्यों प्रोफेशन चुना, मॉडलिंग में कैसे गया, क्या क्या काम किया, स्टूडेंट्स हैं या बच्चे जो मुझे देखेंगे सुनेंगे वो क्या इससे मेरी जर्नी से क्या सीख सकते हैं। तो मैं मेरे एक्सपीरियंस से मैं अब शेयर करूँगा। आई एम श्योर कि वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और मैं ये जो जर्नी आपको बताऊंगा ये जहाँ से स्टार्ट हुई थी मेरी लाइफ, वहीं से आज मैं आपको ये जर्नी जो है बता रहा हूँ। तो एक सबसे बेस्ट दिन जो होते हैं वो स्कूल के दिन होते हैं। वैसे एक अलग ही दुनिया होती है और हमें लगता है कि दुनिया कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन बाद में कुछ और ही होता है। खैर, तो स्कूल में मेरे फैमिली में ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, तो आर्मी से मैं ज़्यादा इन्फ्लुएंस हूँ। मेरे फादर साहब आर्मी में रहे, मेरे दादाजी आर्मी में रहे। 1962 का उन्होंने इंडो चाइना वॉर लड़ा है। पापा ने जो है वो 72 का वॉर लड़ा, 71 का जो इंडो पाक वॉर हुआ था। वॉर कैप्टिव रहे हैं वो हमारे देश की तरफ से, 1.5 साल पाकिस्तान में कैद रहे हैं। खैर, तो मैं इन्फ्लुएंस था आर्मी के लिए और आर्मी ऑफिसर ही बनना चाहता था। तो स्कूल के दिनों में गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या होता है कि एजुकेशन का थोड़ा सा लेवल उस वक्त इतना अच्छा नहीं था, आज भी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अभी काफ़ी सुधार आया है। तो ये 2002 की बात कर रहा हूँ, 2000-2005 के बीच की बात कर रहा हूँ। तो उस दौरान इंग्लिश बहुत वीक थी हमारी। तो स्कूल हमने ऐसे ही वही मस्ती मज़े करते हुए गवर्नमेंट स्कूल में, मुझे याद नहीं आता, कम याद आता है कि हमने कोई 6th और 7th पीरियड लिए होंगे। उस वक्त ऐसा होता था कि बंक कर जाते थे, पूरी स्कूल ही चली जाती थी कि आपके, हालांकि टीचर्स बेचारे रहते थे लेकिन बच्चे मज़े करके 5 पीरियड पढ़ते थे, उसके बाद में 5 सेशंस के बाद निकल जाते थे। खैर, गवर्नमेंट स्कूल का ऐसा ही था कि उनकी मर्जी होती थी कि अगर बच्चे 4th पीरियड में भी चले गए तो भाई स्कूल की छुट्टी है, टीचर्स को तो बैठना पड़ता था। तो ये हालात थे 12th तक। तो आर्ट्स थी मेरे 12th में। वो आर्ट्स क्यों थी? क्योंकि मेरे दोस्त ने बोला कि हम आर्ट्स लेंगे, तो बोला हम भी आर्ट्स लेंगे। तो ऐसे ही होता है कि एक ने लिया, वो भेड़ चाल वाली बात थी कि आर्ट्स ले ली। आर्ट्स के बाद में अब स्कूल में सपने थे कि भाई कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज में तो पता नहीं क्या क्या होगा। तो कॉलेज में मैंने एडमिशन ले लिया, चूरू लोहिया कॉलेज से मेरी कॉलेज हुई। कॉलेज में जब गए तो बोला कॉलेज ऐसा होता तो स्कूल ही अच्छा था। वो वाली बात है, क्योंकि कॉलेज में ना कोई ड्रेस की पाबंदी है, ना कोई पूछने वाला है कि आप क्लास में क्यों नहीं हो, आप क्या कर रहे हो। तो ये मेरा ऐसे कॉलेज स्टार्ट हो गया। इंग्लिश जो है वो हमारी बहुत वीक थी, तो उस वक्त तो बहुत बुरे हालात थे मेरे। वैसे मैं स्कूल में 12th में 2nd रैंकर था, लेकिन इंग्लिश में मेरे 33 मार्क्स थे आउट ऑफ 100। और मेरी क्लास में, मैं मेरी बात नहीं कर रहा, 70 बच्चों में से मैं उन 12 बच्चों में, खुशकिस्मत बच्चों में था जो सीधे पास हुए थे इंग्लिश में, जिसमें हाईएस्ट जो मार्क्स वाला वो 39 वाला था। और हम कुछ बच्चे 33 पे थे और कुछ के जो है वो उधार लेके भी, ग्रेस लग के उधार लेके दूसरे से पास हुए थे। तो ये हालात थे। खैर, तो ये स्कूल का रहा मेरा। स्कूल के बाहर जब आए, कॉलेज में आए, तो कॉलेज में फिर बाद में क्या होता है, आप फर्स्ट ईयर तो निकल जाता है, फिर आपको टेंशन होने लग जाता है अब क्या करें, ग्रेजुएशन कर रहे हैं अभी, अब क्या करें, कोई क्या बनना चाहता है, कोई क्या बनना। मैं आर्मी से इन्फ्लुएंस था तो मैंने एनसीसी भी लिया। लेकिन उस दौरान मेरे ये जो वाइट स्पॉट्स, एक ल्यूकोडर्मा होता है, इसमें सफ़ेद निशान हो जाते हैं। तो उस वक्त वो मेडिकल अनफिट था, वरना मैं शायद ऑफिसर होता आर्मी में। तो वो मेडिकल अनफिट था, तो वो एक फील्ड जो था वो क्लोज हो गया जो मैं बनना चाहता था। फिर वही आज के जो हालात है बच्चों की, क्या बनना है पता नहीं। तो मेरे एक डिस्टेंस, जो मेरी मामी के रियल ब्रदर हैं हैबत सर, वो मुझे कि क्या करोगे छुट्टियों में, एक बार 2nd ईयर में याद है कि क्या करोगे, बोलो अंग्रेजी सीखते हैं। तो जोधपुर में उनका इंस्टीट्यूट हुआ करता था, तो वो छुट्टियों में लेके गए कि भाई आप जो है इंग्लिश सीखो। तो जब वो बड़ा शहर, मैंने पहला बड़ा शहर देखा जहाँ मैंने 7 फ्लोर की एक इमारत देखी होगी। तो पहले दिन जब हम गाँव का बच्चा जाता है तो ऊँची ऊँची इमारतें देख के खुश हो जाता है कि भाई इतना बड़ा शहर है। हालांकि जोधपुर कोई इतना बड़ा शहर नहीं है, बाद में पता चला कि जयपुर उससे भी बड़ा है, दिल्ली उससे भी बड़ा है, मुंबई उससे भी बड़ा है, और मुंबई में तो काउंट नहीं हो सकती, इतनी बड़ी इमारतें हैं दिल्ली में। तो हमारे लिए वो भी बहुत बड़ा खुश थे उस दिन वहाँ पे जब जोधपुर में कदम रखा। तो हर रास्ते पे कुछ ना कुछ नई चीज़ें नज़र आ रही थी और हमें लगा था यहाँ रहने का तो मज़ा ही कुछ और है। फिर बाद में वहाँ सीखना शुरू किया। अब इंग्लिश सीखने के लिए, आप ये छोड़ो, इंग्लिश तो बाद की बात है, पहले तो हमें शर्मिंदगी होती थी कि हम गाँव के बच्चे थे और वहाँ लोग शहर वाले हिंदी बोलते थे क्लासेस के अंदर या इंग्लिश बोलते थे। अब हमें, जब हम हिंदी कोशिश करते थे तो वो बीच में मारवाड़ी आती थी, क्योंकि हम गांव में हमेशा मारवाड़ी बोली हमने, और छोटे शहरों में मारवाड़ी ही बोली जाती थी उस वक्त, हिंदी भी नहीं बोली जाती थी।
ऑफिसेज वगैरह में भले ही कोई अगर बोली जाए तो, या कोई इंग्लिश मीडियम के बड़े स्कूल्स होते थे वहाँ हिंदी बोली जाती थी, वहाँ इंग्लिश नहीं, वहाँ हिंदी बोली जाती थी, होते इंग्लिश मीडियम थे वो। खैर, तो बहुत बार ऐसा हुआ कि हम कुछ इंग्लिश हिंदी में बोल रहे होते थे और वहाँ कुछ मारवाड़ी के शब्द निकल जाते थे, लोग हंसते थे और हमें बुरा लगता था, हमें ऐसा लगता था हमारी जो इंसल्ट कर दी। हालांकि बड़ा प्राउड फील होता है मुझे कि मुझे मारवाड़ी आती है और आज बेधड़क, लेकिन उस वक्त वो बच्चे थे तो ऐसी समझ थी कि हमें लगता है कि हमारी इंसल्ट हो गई, कि हम लोग हंस दिए हम पे। तो ये एक चला। फिर इंग्लिश जब तीसरे मुझे याद है कि 3rd 4th डे था, उस दिन मुझे स्टेज पे बुलाया गया, भरी क्लास में स्टेज पे आया। अब घबराते हुए मैं गिरने वाला था, वहाँ पे नर्वस था एकदम, तो मुश्किल से मैं अपना नाम बता पाया होगा और मैं कहाँ से हूँ ये बता पाया होगा। इंग्लिश में टूटी फूटी इंग्लिश में बताया, तो कुछ ऐसा निकल गया कि लोग हंस रहे थे क्लास में। तो उस दिन डिसाइड किया कि इनको तो अंग्रेज़ी सीख के दिखाएंगे। तो उसके बाद इंग्लिश में इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर पता चला यार बहुत आसान लैंग्वेज है, इसकी हमने प्रैक्टिस नहीं की या हमारे माहौल नहीं था, इसलिए फिर डिसाइड किया कि अपने को यही करना है। तो और फिर उस ऑर्गेनाइजेशन में हमने स्टार्ट किया, तो इंग्लिश बोलने लग गए, टूटी फूटी बोलने लग गए, लोग अप्रिशिएट करने लग गए। फिर कई बार ऐसा होता था कि वो घर का इंस्टीट्यूट था, मामा जी लगते थे, तो आपको लिबर्टी होती थी कि आप ऑफिस में भी बैठ सकते हो, दोपहर में जब कोई नहीं होता तो बोलते बैठ जाएं आप। तो उस वक्त इंक्वायरीज आती थी, कोई पूछने आ गया एडमिशन के लिए कि भाई इंग्लिश का कोर्स करना है, हमें सीखना है, क्या है कैसे है। तो उस वक्त शुरू में पता ही नहीं होता कि भाई सर बाद में आएंगे, ये कहा जाता था। लेकिन फिर मैंने कोशिश की, खुद से शुरू किया कि भाई इनको बताया जाए कुछ। तो उसके लिए फिर मैंने क्या किया कि पहले जो मॉर्निंग सेशंस में जो ऑफिस में जो सर या मैडम बैठते थे, वो कैसे एक्सप्लेन करते थे, कोर्स के बारे में कैसे बताते थे, हम क्या हमारे प्रोडक्ट जो इंग्लिश का कोर्स था वो कैसे करवाते हैं, क्यों आपको ज्वाइन करना चाहिए, ये चीज़ें उनको फिर मैं ऑब्जर्व करता था, बैठ के देखता था कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो फिर वो मैं दोपहर में मैं ऊपर वाले से प्रे करता कि आज कोई आ जाए पूछने दोपहर। तो कई बार आ जाते, तो शुरू में 1 बार 2 बार 1-1 घंटा समझाया, बीइंग ए स्टूडेंट ही समझाया, मैन चेयर पे नहीं बैठते थे, साइड में बैठ के बताते थे। पहले दिन कन्वर्ट नहीं हुआ, दूसरे दिन ऐसे 1 महीने तक कोई फॉर्म नहीं गया, दोपहर में इंक्वायरी आती, लिख लेते, हम प्रोडक्ट अपना बेच नहीं पाया, रजिस्ट्रेशन कर नहीं पाए। फिर एक दिन मुझे याद है कि दोपहर में एक इंक्वायरीज़ को मैंने 1 घंटे समझाया, तो वो कन्विंस हो गया और उसने बोला फॉर्म दे दीजिए। तो वो बहुत खुशी हुई मुझे। हालांकि एक फॉर्म उस वक्त 100 रुपीज़ का ही फॉर्म था, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लेकिन मुझे लगा कि मैंने कुछ अचीव किया, वो खुद से आपने कुछ किया। तो जब सर आए तो उनको बताया तो बहुत उन्होंने अप्रिशिएट किया। तो धीरे धीरे फिर क्या हुआ, इंटरेस्ट लगता गया। फिर ऑफिस में कैसे एक्सप्लेन करते हैं, इंग्लिश साथ में सीख ही रहे थे वो बोलने लग गए। फिर कई बार स्वीपर नहीं आता था ऑफिस में, तो ऑफिस में स्वीपर नहीं आता तो कि अब ऑर्गेनाइजेशन खुद का है, आप घर की तरह काम करते हो, तो वो भी पोछे भी लगाए हैं, झाड़ू भी निकाला है और बहुत सारे काम किए। कूलर, आज तो एशियाँ लग जाती हैं, कूलर में बहुत सुविधाएं आ गई। उस वक्त तो कूलर को क्या है कि पानी की बाल्टी ले लेके भरना पड़ता था, तो कूलर क्लास में होता, तो हम कूलर्स खूब भरे हैं मैंने, मुझे याद है इंस्टीट्यूट्स में। तो मैं जो शुरू से मेरा रहा है कि मैं कहीं रहता हूँ तो मैं एज ए मालिक ही काम करता हूँ, मैंने अपना समझ के ही काम करता हूँ। अब जब आप अपना समझते हो तो आपको काम ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन मैं एज ए चाहे मुझे कुछ मिला नहीं मिला, शुरू में मुझे याद है कि 3-4 महीने बाद मुझे टिफ़िन क्योंकि मैं काम करने लग गया था, इंक्वायरीज़ धीरे धीरे लेने लग गया था, तो उस इंस्टीट्यूट से मुझे टिफ़िन मिलता था शुरुआत में, सुबह का एक टिफ़िन और शाम का एक टिफ़िन, 11 रुपये का मुझे याद आता है। हालांकि वो जो रेडीमेड टिफ़िन आता था उसमें दाल के अंदर दाल नहीं हुआ करती थी, पानी हुआ करता था, रोटियां आती थी, बढ़ रहे थे, यंग थे, तो पेट नहीं भरता था रोटी, हालांकि 6 आती थी लेकिन 6 रोटियों में पेट नहीं भरता था, ग्रोइंग होता था तो आपको भूख भी ज़्यादा लगती है, आप यंग होते हो। खैर ऐसे कर करके हमने टाइम निकाला। फिर 1.5 साल बाद में डिसाइड किया कि भाई यहाँ हम सब, अब मुझे इस चीज़ के बारे में पता है, इंग्लिश भी मैं बोलने लग गया हूँ, तो मुझे और ना ग्रो करना चाहिए। तो एक मल्टीनेशनल कंपनी थी जयपुर में, 2009 की बात है, वहाँ इंटरव्यू दिया, वहाँ सिलेक्शन हो गया। नैब प्रोसेस था मेरा, सिलेक्शन हुआ। तो वो जब पहले दिन उस कंपनी में इंटरव्यू देने गए तो रिसेशन का दौर था उस वक्त, मंदी, आर्थिक मंदी आई थी, आपको याद हो तो 2008-9 में 10 तक बहुत आर्थिक मंदी थी। तो उस मंदी की दौर में हम नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे थे और वहाँ पे मुझे याद है कि हम जब उस HR हॉल में बैठे थे तो 150 लोग थे और इंटरव्यू चलते गए। मैंने 11 राउंड फेस किए। सुबह मैं 10 बजे गया था उस HR ऑफिस में
और रात को 11 बजे मुझे ऑफ़र लेटर मिला, और 150 में से हम 4 लोग थे जिनको ऑफ़र लेटर मिला, बाकी सबको भेज दिया गया क्योंकि चूज़ी हो गई कंपनीज़, उनको बहुत क्वालिटी लोग चाहिए होते थे। तो एज ए प्रोफेशनली मेरी पहली जॉब थी मल्टीनेशनल कंपनी में। तो वहाँ मैं वहाँ नेशनल ऑस्ट्रेलियन बैंक में था, नैब जिसको बोलते थे, ऑस्ट्रेलिया का एक बैंक था जिसके लिए हम काम करते थे। तो उसके लिए काम किया। फिर वहाँ एक ट्रेनर आई कमिल जे पॉडियानो, तो वो हमें ट्रेनिंग देने आई क्योंकि हम उन लोगों के लिए काम करते थे। तो जो बैंकर होते थे वो आए हमें कि हमें हमारे लिए ऐसे ऐसे काम करना है, क्योंकि हम उनके लिए काम करेंगे। तो हमें पता नहीं था उनका कल्चर वल्चर, तो उन्होंने कल्चर भी सिखाया कि प्रोडक्ट के बारे में वो हमें बताया कि बैंकिंग में कैसे काम होता है। तो उन्होंने मुझे बेटा बनाया। वो एक कहते हैं ना कि आपकी वाइब्स मिलती हैं, कि हालांकि मैं बहुत ही छोटी सी जगह से आता हूँ, लेकिन मेरे थॉट्स जो वो हमेशा मैं फ्रैंक रहा हूँ हमेशा, जो भी है वो है देशी टाइप आप कह सकते हैं कि मैं हर जगह रहा हूँ, लेकिन मैं जो मैं हूँ वो मैं कामिल हमेशा कामिल रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे मिला है। जैसा कि APJ अब्दुल कलाम ने कहा कि अगर आपको सफल होना है, एक बच्चे ने पूछा, उनसे क्वेश्चन पूछा कि सर सफल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। वो आज भी जब मैंने वो पढ़ी थी, आज भी मेरे दिमाग में जहन में वो बैठी हुई है, और मैं वो हमेशा जहन में रखता हूँ कि अगर आप बने रहे तो आप सफल हो जाओगे। मतलब अगर कामिल बना रहे, क्योंकि कामिल के पास जो है वो अनिल भी होगा, अविनाश भी होगा, शाहरुख भी होगा, सलमान भी होगा, वो इन्फ्लुएंस करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये करेंगे, तो कहीं ना कहीं जाके कामिल सलमान बन जाता है, कामिल जो है वो अनिल बन जाता है। तो APJ अब्दुल कलाम ने कहा है साहब ने कि आप बने रहो तो आप सफल हो जाओगे। तो मैं बना रहता हूँ, मैं जहाँ भी होता हूँ, अगर मुझे जो आता है वो आता है, मुझे नहीं आता तो नहीं आता। मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, प्राउड है मुझे वहाँ का। तो फिर ऐसे करके मैंने 1.5 ईयर उस कंपनी में काम किया, ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ से मैंने जो है कॉर्पोरेट में कैसे काम होता है, प्रोफेशनलिज्म कैसे होता है वो सीखा। ठीक है, मीटिंग्स लेनी, कैसे आप ग्रीट करते हो, कैसे आप एक ऑर्गेनाइजेशन रन करती है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस। क्योंकि आप जब छोटी जगह होते हो शुरू में, तो ये नहीं होता कि 10 बजे का टाइम दे दिया तो 10 बजे आना है। अब छोटी जगह तो क्या होता है कि 10 बजे का टाइम दे तो हम आराम से 11 बजे पहुंचते हैं। लेकिन जब आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में होते हो, जॉब कर रहे हो, पहली जॉब, तो 10 o'clock का अगर टाइम है, हमारा टाइमिंग मॉर्निंग 4 o'clock था, तो 4 o'clock अगर हम नहीं पहुँचते थे तो हमारी हाफ डे एब्सेंट लग जाती थी, मतलब हमारी आधे दिन की सैलरी चली जाती थी। कितना बड़ा, तो वो फिनेंशियली आप पे चोट करते हैं, डांटते नहीं हैं, फटकारते नहीं, और उसके बाद में भी अगर आप नहीं सुधरते हैं तो आपको जॉब से निकाल दिया जाता है। तो खैर ये एक जर्नी थी। फिर 1.5-2 साल बाद में मैं कुछ दिन डेल में भी रहा, दिल्ली में HCL में भी मैंने काम किया उस दौरान, 2-2.5 साल का जो पीरियड था उस दौरान। फिर वापस जो है मामा जी ने उसी इंस्टीट्यूट में मुझे वापस कॉल किया कि यहाँ पे स्टाफ की थोड़ी कमी है, कुछ टाइम के लिए आप आओ, हमें टाइम दो। तो मैं वहाँ गया। फिर मैं बहुत कुछ मैंने कॉर्पोरेट से सीखा था, तो वहाँ इम्प्लीमेंट किया वो उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो वहाँ पे बिज़नेस ग्रो हुआ, तो फिर उन्होंने मुझे वहाँ से आने नहीं दिया। तो फिर मेरी एक जर्नी स्टार्ट हुई एज ए प्रोफेशनलिज्म। तब मुझे सैलरी मिली उस इंस्टीट्यूट में। शुरू में मुझे सिर्फ टिफ़िन मिलता था, फिर मुझे सैलरी मिलनी स्टार्ट हुई। और फिर मुझे याद है कि मेरी लास्ट सैलरी जो मैंने छोड़ी थी वो अराउंड 70-80,000 थी अकोमोडेशन के साथ। 50,000 तो मेरी सैलरी थी। अब 2015 में या 14 में आपकी 50,000 सैलरी बहुत हुआ करती थी। तो वो सैलरी वो हमने खुद कमाई थी, मांगी नहीं थी उनसे, उन्होंने दी थी हमें। कभी भी मैंने सैलरी मांगी नहीं। काम किया है, काम अगर आप करते हो, आप अगर वैल्यू फॉर कंपनी होते हो तो कंपनी आपकी वैल्यू करती है, क्योंकि हमने अपना मान के काम किया। फिर 2017 की बात है, 16 की बात है, एक इवेंट हुआ था मिस्टर एंड मिस राजस्थान। तो वहाँ उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि मॉडलिंग का क्या होता है कि अट्रैक्शन सबका है, सब बच्चे जो हैं, यूथ जो स्पेशली मॉडलिंग करना चाहता है या बॉलीवुड में जाना चाहता है। तो पार्टिसिपेट किया, तो उसमें डिज़र्विंग थे हम, क्योंकि आप ऐसे प्रेजेंट में आपकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर। तो वो सब चीज़ें थी, लेकिन फिर भी पार्शलिटी हुई, तो हमें जो चाहिए था वो नहीं बनाया। तो उससे एक सबक ये मिला कि आप फेल्योर को कैसे हैंडल करते हैं। कि आप एक तो उस वक्त सोच लेते कि नहीं, इसमें तो कुछ रखा नहीं है, या फिर मैं तो कभी बन नहीं सकता, ये लोग ऐसे होते हैं। और एक ये तरीका होता है कि नहीं, अब तो मैं बनूंगा, और मैं इस जो प्रेजेंट में हो सकता है कि उनका नज़रिया अलग होगा। वो सीखा। फिर अगले एक प्रेजेंट में जो मिस्टर इंडिया एक प्रेजेंट हुआ था, उसमें मैंने फिर पार्टिसिपेट किया। उसी दौरान जो है मेरे जो मेंटोर थे हैबत सर, उनकी डेथ हो गई। तो
साल 1.5 साल उस वक्त जो है वो उसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ थे, लेकिन कुछ ऐसे ओपिनियन क्लैश हुए तो फिर छोड़ना पड़ गया। तो आप 10-12 साल से ऑर्गेनाइजेशन को आपने अपनी जवानी दे दी, वहाँ से सडनली आप मूव होते हो तो एकदम आप ब्लैंक होते हो कि अभी आप क्या करना है। तो खैर उस दौरान मैं 2017 में मिस्टर इंडिया भी बन गया था, और उस दौरान फिर बाद में मैं मूव आउट हुआ। तो अब क्या करें, ये करें तो अब नाम क्या रखें, ब्रांड का नाम क्या रखें, खैर बहुत स्टोरी हैं। तो ये एक जर्नी थी। इसी जर्नी के दौरान अब इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। इसमें मैं बहुत लीन था, पतला था, बड़ा सा लंकी फैल उसको अंग्रेजी में बोलते हैं ना, कि एक खेतों में खड़ा कर देते हैं या खेत में हम बैठे ही हैं। खैर यहाँ पे जब क्या होता था कि जानवर आते थे या जानवरों को डराने के लिए, पक्षियों को डराने के लिए एक लकड़ी को कुछ कपड़ा पहना के खड़ा कर दिया जाता है। तो वैसा सा मेरा जो फिजिक था, हाइट बहुत थी, 6'2", 6'3" ये हाइट थी, और इसमें बहुत पतला सा। तो फिर जिम ज्वाइन किया। जिम भी अब आप प्रोफेशन एज ए टीचर काम कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो वहाँ 8 o'clock से पहले या 8:30 से पहले फ्री नहीं होते थे। 9 o'clock हम जिम जाते थे, 9 to 10:30 तक जिम करते थे। उसके बाद आप खाना खाते हो, 12 बजे आप सोते हो, सुबह 4 बजे आप उठ के फिर ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हो, 4 साढ़े 4 बजे आप 5 बजे इंस्टीट्यूट खोल लिया करता था, मुझे याद है। तो मैंने खुद अपना घर का समझ के काम किया। तो इस तरीके से फिर मैंने अपनी फिजिक बनाई। तो आप कहना ना कि आप मेंटली आप कितने स्ट्रांग हो वो डिपेंड करेगा, ठीक है। आप क्या थे वो बिल्कुल मैटर नहीं करता है। जो आप जर्नी आप लेके जा रहे हो, आप जो बनने जा रहे हो, उसमें सिर्फ एक चीज़ मैटर करेगी कि आप कितने डिटरमाइंड हो, आपका संकल्प कितना बड़ा है, तो और धैर्य आपके अंदर है या नहीं, क्योंकि हर चीज़ जो है वो टाइम लेती है, रातों रात कुछ नहीं होता है। तो इस तरीके से मैंने ये अपना पूरा जो है ये करियर शुरू किया। उसके बाद बात आई कि भाई सडनली करना रात को ही मैसेज आ जाता है कि आप अब हम आपस में साथ में काम नहीं कर सकते। तो खैर तो वो भी एक बहुत बड़ा मेरे लिए तो आप ये मान लो कि शौक था रातों रात की, भी अब क्या करें। तो ब्लैंक, आपको नींद नहीं आती, 3-4 दिन नींद भी नहीं आती आपको। खैर उसके बाद में नाम क्या रखें कि मैं खुद का इंस्टीट्यूट करते हैं, खुद का एक ब्रांड अब करेंगे। इतने दिन तो नहीं सोचा था, क्योंकि जिनके साथ मैं था, मैं लॉयल्टी में बड़ा बिलीव करता हूँ, और मुझे सब मिला भी, उन्होंने मुझे सब कुछ दिया। हमने भी काम किया तो उन्होंने भी हमें उतना ही सब दिया, कभी भी अपने घर के अपने बच्चों की तरह ही रखा। तो कभी सोचा भी नहीं किसी को चीट करना या किसी की, जब आपको सब कुछ मिल रहा हो, आप जिंदगी काम कर रहे हो, तो आप सोचते भी नहीं हो कि आप कहीं मूव ऑन करो। तो फिर बाद में जब ऐसी परिस्थितियाँ आई कि हमें खुद का कुछ करना है, तो फिर पहला जो होता है कि नाम क्या रखें आप इंस्टीट्यूट का। सबसे पहले तो मैं बिग बॉस एक सीरियल आता है सलमान खान का, आई एम श्योर आप सब देखते हैं, तो मैं देखता था वो। तो मैंने मैनेजमेंट में पढ़ा था कि ब्रांड आपका वो बनता है जो लोगों को याद रह जाए। नाम जो सबसे पहली चीज़ है वो आपका नाम, वो याद रहना चाहिए लोगों को। तो फिर मैंने अपने करीबी लोगों से फ़ोन किया, पूछा कि मैं इंस्टीट्यूट का खोलने जा रहा हूँ, क्या नाम रखूँ। तो कुछ सुझा नहीं पाए या फिर कोई इंप्रेसिव नाम मुझे लगा नहीं। फिर मैंने बोला कि मैं एक नाम रख रहा हूँ। बोला क्या रख रहे हो? तो मैंने बोला बिग बॉस। तो उन्होंने बोला नहीं ये कैसा नाम। तो मैंने बोला क्यों, ये अच्छा नाम क्यों नहीं? तो मैंने बोला अच्छा तो है, फिर मैं क्यों नहीं रखना चाहिए ये मुझे आप बताएं। तो उनके पास उसका जवाब नहीं था। सबका मतलब यही एक फीडबैक था कि अब जवाब नहीं था कि रखना नहीं चाहिए, लेकिन क्यों नहीं रखना चाहिए पता नहीं, कि एक लॉजिक देते हैं वो लॉजिक नहीं दे पाए। फिर मैंने बिग बॉस नाम रखा। फिर वही बात है जो मैंने आज तक सीखा था कि काम कैसे किया जाता है, नीचे से लेके ऊपर तक का काम। सबसे पहले आपको काम करना होता है, आप ईमानदारी से काम करो। जो भी कर रहे हो, आप पोछा भी लगा रहे हो, आप स्वीपर का काम भी कर रहे हो, आप खेती बाड़ी कर रहे हो, आप IAS की तैयारी कर रहे हो, IPS की तैयारी कर रहे हो, आप कहीं पे ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आप पूरे दिल से काम करो, ईमानदारी से करो। क्योंकि आपने सुना होगा, मैंने पढ़ा है कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग काम करते हैं उसमें से 80% लोग जितनी तनख्वाह मिलती है उससे आधा काम भी नहीं करते पूरी दुनिया में। ये एक सर्वे हुआ एम्प्लॉयज़ के ऊपर। 10% लोग ऐसे हैं, 80 तो वो हैं जो 30% ही काम करते हैं। 10% ऐसे लोग हैं जो जितनी तनख्वाह मिलती है उनको, वो उतना ही काम करते हैं कि उनका बॉस, जो भी उनका मालिक है, जिनके नीचे वो काम कर रहे हैं, वो उनको कोई कंप्लेन ना कर दे या उनको डांट नहीं दे या उनको निकाल नहीं दे, उतना काम करते हैं। सिर्फ 10% लोग पूरी दुनिया में ऐसे हैं जो जितनी तनख्वाह मिलती है उतना काम करते हैं या उससे ज़्यादा काम करते हैं, और वो ही 10% लोग सक्सेसफुल हैं। तो मैंने वो एक दिमाग में कि मैं जितना मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, अगर किसी बच्चे से कोई फ़ीस ले रहा हूँ तो उसको
जितनी ली है उससे 2 गुना 4 गुना 10 गुना ज़्यादा देने की कोशिश करता हूँ। तो ये फिर एक जर्नी। फिर मैं ये काम अच्छे से क्यों कर पाता हूँ? क्योंकि मैं खुद एक सिस्टम का हिस्सा रहा हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। फिर मैंने अंग्रेज़ों के साथ भी काम किया, फॉरेनर्स के साथ काम किया, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है। तो नीचे से लेके ऊपर तक लेवल मैंने देखा है और मैंने प्रॉब्लम्स देखी हैं। भाई ये जो गैप है इतना बड़ा, ये क्यों है? वो बेसिक्स में जो गैप है वो क्यों नहीं है? तो मैंने अपना एक इस तरीके का एक कोर्स डिज़ाइन किया, सीखा मैंने उनसे, सर से। फिर मैंने उसमें और डेवलप की चीज़ें और इस तरीके से वो बिग बॉस एक ब्रांड बना। फिर जोधपुर में बहुत अच्छा नाम है मेरा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। फिर उसके बाद में डिसाइड हुआ कि भाई लॉकडाउन आ गया, कोरोना आ गया। कोरोना में सब अपने अपने घर आ गए। बहुत सालों से, 10 सालों से मुझे लोग कह रहे थे कि जोधपुर आपका है, जयपुर है, आप झुंझुनू में क्यों नहीं डालते? आपका होम टाउन है, वहाँ क्यों नहीं डालते? मुझे लगता था यहाँ मार्केट नहीं है, या यहाँ इतना बिजनेस नहीं मिलेगा, या लोग इतने इंटरेस्टेड नहीं है। मुझे लगता था, मुझे पहले लगता था कि मैं यहाँ रहा नहीं 10 साल में। जो आदमी रहता है फिर पता चलता है। अगर मैं इस खेत में रहूँगा, काम करूँ, तो मुझे पता चलेगा काम कैसे होता है, इसमें दिक्कतें क्या क्या। तो फिर मैं लॉकडाउन में घर आया तो 2-3 महीने तो लॉकडाउन में सब रसगुल्ला, कोई डगलोना कॉफ़ी बना रहा है, सब कुकिंग कर रहे थे। लेकिन जब सब परेशान होके रुक गए तो फिर बाद में सोचने लगे अब क्या करें। तो कुछ बच्चे मेरे आए पास में कि भाई साहब हमें पढ़ाओ। तो मैंने पढ़ाना शुरू किया उन बच्चों को, 2, 4, 5 बच्चे। तो ऐसे करके मैंने 150 से अबोव बच्चे गाँव में मेरे पढ़ाए। और अगर उन बच्चों में अगर गवर्नमेंट स्कूल के होते या हिंदी मीडियम के होते तो मैं नहीं सोचता कि मुझे झुंझुनू में डालना चाहिए। उन बच्चों में 60 to 70% इंग्लिश मीडियम बच्चे थे। नाम मैं किसी स्कूल का नहीं लेना चाहूँगा, मैं ऑल इंग्लिश मीडियम स्कूल जो मेरे पास है मैं उनके बता रहा हूँ। 70-80% इंग्लिश मीडियम स्कूल्स थी, झुंझुनू की भी थी। तो उनके हालात बड़े बदतर थे। तब मैंने देखा कि यहाँ ज़रूरत है। फिर मैंने झुंझुनू में एक सेंटर डाला, मेरा होम टाउन है, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। जो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला। और आज के टाइम में अगर आप सपोज़, मैं पहले आज से 10 साल की पहले की बात बता रहा हूँ कि अगर कहीं बैठे हैं और वहाँ मैंने बोला कि मैं एक इंग्लिश ट्यूटर हूँ या मैं इंग्लिश का इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं, तो उनमें से मुझे नहीं लगता कोई एक आदमी बोलता कि मुझे सीखना है या कहाँ है आपका इंटरेस्ट दिखाता। ठीक है, वो उसको क्या इंग्लिश जैसे नाम आया ना, वो सोचते कि यहाँ से निकल लो, आप दूर से निकल जाते कि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। आज के समय में ऐसा होता है कि अगर मैं कहीं बताता हूँ तो 10 लोग अगर बैठे हैं उसमें से 8 लोग उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। वो डायरेक्ट इंटरेस्टेड होते हैं या इनडायरेक्टली उनके बच्चों को करवाना है, भाई को करवाना है, बहन को करवाना है। तो इस तरीके से ये जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैं जो है बड़ा ऑनेस्ट हूँ अपने फील्ड से रिलेटेड, जिसमें मैंने मिस्टर इंडिया बना तो मॉडलिंग के फील्ड में मैं हूँ। और मैं जो बच्चों को गाइड करता हूँ तो मिस गाइड कभी नहीं करता। पहले तो अगर कोई बच्चा मॉडल भी बनना चाहता है तो उसको गाइडेंस मैं बिल्कुल सही देता हूँ। मुझे लगता है कि ये बच्चा, इसमें सारी कैपेबिलिटी है, प्रैक्टिस करेगा तो बन जाएगा, कैपेबिलिटी है इसके अंदर। ठीक है, होता है तो मैं उसको बताता हूँ, अगर नहीं हो सकता तो मैं उसको मना कर देता हूँ कि तू इस फील्ड को ना चूज़ कर, तो इस फील्ड को चूज़ कर, ये तेरे लिए नहीं है। जैसे ये वैसा ही है कि आर्ट्स का स्टूडेंट MA कर लेता है और उसके बाद में एक दिन कहता है कि मैं डॉक्टर बनूँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। या तो वो 11th से ही वो लेके चलता साइंस सब्जेक्ट तो वो डॉक्टर बन सकता था। अब उसने आर्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, अब दोबारा से उसको, जो पॉसिबल नहीं मुझे लगता है। तो इस तरीके से जब आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती है तो मैं बता देता हूँ कि आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, आपको ये करना चाहिए, करना, गाइड करते हैं। इंग्लिश जो एक ऐसा फील्ड है कि आप कुछ भी करो, जो जो हमारा एक सेंटर जो हम चलाते हैं बिग बॉस, तो कुछ भी करो, उसमें कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा रोल है। कुछ जगह ये डायरेक्ट रोल प्ले करता है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए तो ही एंट्री मिलेगी। कुछ जगह इनडायरेक्ट जो है रोल प्ले करता है कि आने के बाद आपको ये आना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें जो चलेंगी वो इसकी वजह से चलेंगी। तो इसलिए ये एक हमने कोर्स डिज़ाइन किया और बिग बॉस नाम रखा इसका। मेरा जो आज के यूथ को मैसेज है वो है, देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। आज का यूथ जो है वो रातों रात अमीर बनना चाहता है या करोड़पति, अरबपति रातों रात बनना चाहता है। तो मुझे लगता है कि रातों रात आप अमीर नहीं बन सकते, शॉर्टकट कोई भी नहीं है। जैसे शॉर्टकट जिन्होंने अपनाया है वो उनके जितनी जल्दी ऊपर गए उतनी जल्दी नीचे आए। तो आप जो है एक सिस्टम वाइज चलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे और कभी गिरेंगे नहीं। आप ग्राउंड से जब जुड़े रहेंगे, सीधा अगर हवा में चले जाएंगे तो नीचे जल्दी आ जाएंगे। तो मेरा यही मैसेज है कि जो यूथ है वो शॉर्टकट ना ढूंढे, पहले चीज़ों को सीखे। सक्सेस जो है वो आपके पीछे पीछे आएगी। अगर आप मेहनत करेंगे, टाइम देंगे उस चीज़ को, तो आप बिल्कुल सफल होंगे।